नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन को एक नई थ्योरी है ना, जिसका नाम है संयोजकता बंध सिद्धांत। इसके पहले अपने बर्नर का उपसय संयोजकता का जो सिद्धांत था उसको अपन ने पढ़ लिया है, और साथ में ही उसके जो कंपाउंड या मान चले जो उदाहरण है वो भी अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, तो जो बर्नर का जो सिद्धांत था वो क्या है, सफल रहा। और उससे क्या है, जो उपसतही यौगिक होते हैं है ना, तो उनकी जो बंधन की जो प्रगति है उसको सरलतापूर्वक उसको समझाया गया। लेकिन इसके अलावा भी उसमें कई सारी कमियां थी। ठीक है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए अन्य वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है, तो इसमें एक सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है ना, इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, लेगेंड क्षेत्र सिद्धांत है। ठीक है ना, आणविक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत है। लेकिन अपन को क्या है, इस चैप्टर में जो आपके उपसय संयोजी यौगिक होते हैं, ठीक है, तो इससे संबंधित अपन को केवल इसके अलावा बर्नर के बाद दो ही सिद्धांत पढ़ने हैं। एक तो है संयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा पढ़ना है अपन को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, तो दो सिद्धांत अपन को पढ़ना है। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो है संयोजकता बंध सिद्धांत, या जिसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या शॉर्ट में इसको बीबीटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या करता है कि आपको उपसय संयोजकों की ज्योमेट्री बताएगा, संकरण भी बताएगा, ज्योमेट्री भी बताएगा। ठीक है ना, तो इसके कुछ अपन पॉइंट देख लेते हैं और उसके बाद फिर अपन क्या है, इसकी एग्जाम्पल अपन देखेंगे। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी होंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले भी कंपाउंड होंगे। उनको अपन क्रम बाय क्रम देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट हैं। ठीक है ना, तो उन पॉइंटों को अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इसमें पॉइंट रहेंगे, या इसको अपन हाइपोथेसिस या अवधारणाएं, ठीक है ना, या परिकल्पनाएं अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत में जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, ठीक है ना, तो उसके पास बंध बनाने के लिए, या जो आपके जो लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, तो लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन है ना पेयर डोनेट किए जाते हैं, है ना, तो उनको डोनेट करके रखने के लिए उनके पास क्या पर्याप्त ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही बनता है कि जो आपके केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, ठीक है ना, तो इनके पास क्या है, रिक्त ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है ना, तो जो केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है ना, केंद्रीय धातु आयन के पास, केंद्रीय धातु आयन के पास, या यहाँ पे परमाणु भी लिख सकते हैं पर, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन लिख दें, या फिर परमाणु भी लिख सकते हैं पर परमाणु। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु में रिक्त ऑर्बिटलों की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए। परमाणु में रिक्त डी ऑर्बिटलों, रिक्त डी ऑर्बिटल, ठीक है, रिक्त डी ऑर्बिटल की उपयुक्त संख्या होनी चाहिए, उपयुक्त संख्या होनी चाहिए। ठीक है, उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल होंगे तभी जाके वो क्या है कि जो जो लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड के द्वारा जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, ठीक है ना, वो क्या है इनके ऑर्बिटलों में वो रखे जाएंगे। ठीक है, इनके ऑर्बिटलों में क्या है उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो रिक्त ऑर्बिटल समानता है ना उतने ही होंगे इनके पास, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ऑर्बिटल इसमें होने ही चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी होगी उतने ही क्या है इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा अपन पॉइंट देखेंगे इसमें। ये जो दूसरा पॉइंट होता है वो है इसमें कि संकृत ऑर्बिटलों को, जो केंद्रीय धातु आयन होता है, ठीक है, केंद्रीय
धातु आयन। ठीक है, जो केंद्रीय धातु आयन होता है, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु है ना, परमाणु भी लिख सकते हैं, आयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, संकरण के लिए, संकरण के लिए, संकरण के लिए परमाणु ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल, परमाणु ऑर्बिटल जैसे एस पी डी का उपयोग, का उपयोग कर सकता है, का उपयोग, का उपयोग कर सकता है, का उपयोग कर सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे अपन कि जब इसमें बंध बनेगा, ठीक है, या संकरण होगा इसमें, तो यदि बाह्य डी ऑर्बिटल उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगला पॉइंट देखेंगे इसमें, यदि संकृत जो आपके, जब बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल, ठीक है, जब बाह्य कोश के, अभी अपन देखेंगे एग्जाम्पल, है ना, तो वहां पे समझ में आ जाएगा आपको, जब बाह्य कोश के, जब बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल, ठीक है, जो बाह्य कोश होता है ना, यदि उसके डी ऑर्बिटल, है ना, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, बंध बनाने में, बंध बनाने में, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, बाह्य ऑर्बिटल या उच्च चक्रण संकुल प्राप्त होता है। ठीक है ना, भाग ले रहे हैं तो भाग ले रहे हैं तो इसे अपन बाह्य ऑर्बिटल, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्य ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे बाह्य ऑर्बिटल, है ना, या इसको बोलेंगे अपन, है ना, निम्न चक्रण संकुल, बाह्य ऑर्बिटल, है ना, निम्न चक्रण संकुल। इसको बोलते हैं अपन निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, निम्न चक्रण संकुल। यदि बाहरी कोश के डी, मान के चलो डी ऑर्बिटल है, यदि वो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं तो उसको अपन निम्न चक्रण संकुल कहेंगे। लेकिन यदि मान के चलिए अंदर के, यानी कि जो अंदर के डी ऑर्बिटल है, यदि अंदर के डी ऑर्बिटल, यदि अंदर के डी ऑर्बिटल बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, है ना, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बाह्य ऑर्बिटल, सॉरी, हाँ, इनको आंतरिक ऑर्बिटल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक ऑर्बिटल। माफ कीजिएगा, यहाँ पे उच्च चक्रण संकुल होना है, ये उच्च है। ठीक है, उच्च चक्रण संकुल। और यदि अंदर की जो डी ऑर्बिटल है बंध बनाने में प्रयुक्त होती है तो इनको आंतरिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, आंतरिक ऑर्बिटल, आंतरिक ऑर्बिटल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन, आंतरिक ऑर्बिटल, है ना, और इसको बोलते हैं अपन निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल।
लेते हैं। ठीक है, जब बाह्य कोश के डी ऑर्बिटल भाग लेगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बाह्य ऑर्बिटल, है ना। और जो संकुल बनेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन उच्च चक्रण संकुल। और यदि अंदर के डी ऑर्बिटल भाग लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन आंतरिक, या है ना आंतरिक ऑर्बिटल्स, है ना। और इस प्रकार के जो चक्रण रहेगा वो क्या कहलाएगा, निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा। ठीक है, ये उच्च चक्रण, ये निम्न, ये क्या होता है अभी अपन है ना उदाहरण के द्वारा देखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि इलेक्ट्रॉन क्या है आपके अयुग्मित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि किसी संकुल में या जो उपसय संयोजी यौगिक है, ठीक है, यदि संकुल में, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यदि संकुल में क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो संकुल या जो यौगिक लिख दो, ठीक है, तो यौगिक, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, तो यौगिक कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय वो अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, कैसा होगा, अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होगा। और यदि, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, तो यौगिक, तो यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा, तो यौगिक प्रतिचुंबकीय, यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, यौगिक कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यदि उसमें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा। और यदि मान के चलिए, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है ना, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यौगिक कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, मतलब कि डायामैग्नेटिक होता है। ये पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, इसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, इसको हम मौखिक ही बताए दे रहे हैं कि यदि, ध्यान रखना इसमें कि यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है, अगर मान के चलिए कोई लिगेंड है जो कि क्या है, कार्बन या फिर नाइट्रोजन है, ठीक है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल या लिगेंड, प्रबल लिगेंड बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है, यदि किसी कंपाउंड में कार्बन या फिर नाइट्रोजन से बने लिगेंड हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाया, प्रबल लिगेंड कहलाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी कंपाउंड होगा, ठीक है ना, इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा यदि कोई सा भी, है ना, लिगेंड है उस कंपाउंड में, तो वो क्या होता है, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। ठीक है ना, क्या होता है, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होता है। वैसे तो इस थ्योरी में इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं बताया गया है। ठीक है, ये मैं आपको क्रिस्टल क्षेत्र, है ना, थ्योरी की बात करवा रहा हूँ, ये उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझाया गया है, लेकिन ये आपको समझने के लिए ये अभी बताए दे रहे हैं आपको, इसलिए मैंने इसमें ये पॉइंट, है ना, नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो लिगेंड हो गए वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल लिगेंड, एक होते हैं दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड वो होते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन से बने हैं, ठीक है ना, यानी कि जो पहला तत्व होगा उनका कार्बन और नाइट्रोजन से शुरू होगा, तो वो आपके प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। और इसके अलावा जो भी जैसे H2O है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका दुर्बल लिगेंड कहलाएगा। ठीक है, प्रबल लिगेंड की कंडीशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़े बनाने लगते हैं, पेयर बना लेते हैं वो। ठीक है, और यदि दुर्बल क्षेत्र है या दुर्बल लिगेंड है, तो फिर वो पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं, वो पेयरिंग नहीं करवाते, है ना, तो उसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे।
ठीक है, अब इसको अपन उदाहरण के द्वारा एक अपन है ना कंपाउंड का उदाहरण लेंगे और जितने भी इसमें जो पॉइंट है ना, उसी में अपन इसको कवर करेंगे। ठीक है, और भी इसमें पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिए हैं। ठीक है, और इसमें जो नियम है इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है वो अधिकतम बहुलता का नियम ही लगता है। यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है, तो उच्चतम जो हुंड का उच्चतम बहुलता का नियम है वही इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये अलग से मैंने आपको ये चीज बता दी है, क्योंकि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की चीज है। ठीक है, क्योंकि इस सिद्धांत की कमी यही है कि प्रबल क्षेत्र दुर्बल क्षेत्र में अंतर ही नहीं कर पाया था। ठीक है ना, ये बता ही नहीं पाया था कि प्रबल क्षेत्र जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो क्यों होती है। प्रबल क्षेत्र और दुर्बल क्षेत्र के लिगेंड के बारे में तो है ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया था, है ना। तो इसको इरेज किए दे रहे हैं और अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अपन इसका एग्जाम्पल अपन को देखना है। ठीक है, तो इस तरीके इसमें कैसे बंध बनता है और कैसे इसमें अपन संकरण देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है हेक्साएमीन क्रोमियम, है ना, और 3 आयनीय ऑक्सीकरण संख्या है इसकी, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि इसमें क्या 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो सबसे पहले क्रोमियम की अपन है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना, परमाणु क्रमांक 24 होता है। तो इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे, है ना। तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इसके बाद आएगा आपका 3d, 3p6, 3d, है ना। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहाँ पे गिन लो इसको, और इसके बाद 4s रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4s बना लो, 3d बना सकते हैं आप, 4s बना लीजिए यहाँ पे 4s। ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 10, 12, 18। ठीक है, 18, 19, 20। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पहले भी लिख सकते हो, ध्यान रखना इसमें यहाँ पे अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हो और इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पे लिख दिया इसको, आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब जो ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना, तो पहले अपन को 3d के बनाना है, फिर 4s के बनाना है। और जब इलेक्ट्रॉन अपन इसके बाहर करेंगे तो पहले अपन को s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ठीक है ना, पहले s से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और फिर यहाँ से। वैसे अपन को इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो आपके जो यहाँ पे है ना, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन को केवल यहाँ से ही जरूरत पड़ेगी इनकी। ठीक है ना, 4s के बाद आपका 4p भी आता है यहाँ पे, है ना, 4p जो कि खाली रहता है। ठीक है, 4p ऑर्बिटल रहता तो है लेकिन खाली रहता है। अपन को यहाँ तक की जरूरत नहीं है, अपन को है केवल इतनी जरूरत। ठीक है ना, क्योंकि जो लोन पेयर है वो d ऑर्बिटल में ही जाते हैं। जो क्रोमियम है इसके d ऑर्बिटल में ही है ना लोन पेयर जाएंगे। तो यहाँ से अपन इसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पे 3d, 4s और 4p इनकी जरूरत होती है ना। तो d में होंगे आपके 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 4s में आपका एक ही रहता है और p में आपके 3 रहेंगे। ठीक है, ये 3 रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये अपन को क्या है, ये आपके है ना क्रोमियम यहाँ पे +3 में है। ठीक है, क्रोमियम क्या है +3 में है। ठीक है, तो अपन को क्या है इसकी +3 में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी क्या है +3 में अपन निकालेंगे, है ना, क्रोमियम +3। यदि क्रोमियम +3 में अपन निकालें तो इतने की जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, इतने की क्या है अपन को जरूरत नहीं है, तो अपन ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी सेम रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। ठीक है, तो अब ये अपन देख लेते हैं पहले इसकी किस तरीके से इसको भरना है, फिर देखेंगे अपन। ठीक है, पहले इसको भर लेते हैं कैसे भरा रहेगा ये। ठीक है, तो ये भरा रहेगा कुछ इस तरीके, डी में 4 है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और एस में कितने 2 हैं।
ये यहाँ पे 2, एस में 2 हो गए, ठीक है। डी में कितने 4 हो गए, एस में 2 हो गए। लेकिन क्या होगा इसमें, जब इसकी ग्राउंड स्टेट में देखेंगे अपन, ये इसकी नॉर्मल स्टेट है, ठीक है। इसकी जब ये ग्राउंड स्टेट है, जब इसकी एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा इसका इस तरीके से, ठीक है। अभी जो अपन देखे ग्राउंड स्टेट, ये है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो इस तरीके से ये 5 हो जाती है, ठीक है, जो कि क्या है क्रोमियम की नॉर्मल स्टेज है। अब अपन, है ना, +3 में देखेंगे, क्रोमियम जब +3 में होगा, ठीक है, तो किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वो किस तरीके से, ये नहीं लिखेंगे अपन बार बार, यहाँ से लिखना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3d3 बन जाएगा, है ना। 4s में 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4p में भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं रहेगा और यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बना लो इसको 4, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी अपन देखेंगे, ठीक है, तो डी आपकी इस तरीके से बनेंगे, इसमें 1 2 3 4, ऐसे बनाएंगे अपन, यहाँ पे पी बनाना है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या कर दिए, निकाल दिए इसके, क्योंकि +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन, एक तो आपका, है ना, 2 होंगे आपके एस के और एक पी के, यानी कि यहाँ पे 3 बचेंगे, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 बचेंगे, ठीक है। तो ये आपका डी है, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है, ठीक है। ये क्या है, ये 4p है। अब अमोनिया क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। अमोनिया क्या है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और इन ऑर्बिटलों में क्या जाएगा, फिल हो जाएगा वो, ठीक है। इन ऑर्बिटलों में क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो भाग ले रहे हैं, ये वाले ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, ठीक है। जो भाग लेने वाले ऑर्बिटल है वो आपके ही है ना। डी कितने हैं, 2, 2d है ना, एक s है और 3p है, ठीक है। तो संकरण क्या हो जाता है, D2sp3, यानी कि अंदर के d ऑर्बिटल, ये है अंदर के, ठीक है। अगर यहाँ पे बाहर के, यानी कि 4p के बाद यहाँ पे आएगा 4d, ठीक है, 4d। अगर ए वाले इलेक्ट्रॉन भाग लेते, है ना, तो क्या हो जाती, sp3d2 हो जाती। ये है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि आंतरिक ऑर्बिटल होती है, ठीक है। आंतरिक d ऑर्बिटल है और D2sp3 आंतरिक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके आंतरिक ऑर्बिटल कहला जाएंगे। अब यहाँ पे अपन इसकी लिखेंगे, मतलब कि ये क्रोमियम है, क्रोमियम NH3 का होल 6, 3 पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ये लिगेंड आएगा तो सभी को क्या है, ये लोन पेयर दे देगा, ठीक है, ये लोन पेयर दे देगा इस तरीके से, इस तरीके से ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सभी में चले गए, यानी कि एक NH3 यानी कि अमोनिया है, एक लोन पेयर देता है, ठीक है। तो एक लोन पेयर 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 लोन पेयर ये डोनेट करता है, ठीक है। और जो संकरण बनता है वो D2sp3 होता है, ठीक है। और इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। ये क्या है, ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। जो अमोनिया है ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दुर्बल लिगेंड है ना, इसलिए इसमें क्या है, ये पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। अगर इसमें ये पेयरिंग हो जाती है ना, तो यहाँ पे डबल हो जाता, यहाँ पे एक ही रहता, ठीक है। तो इसमें पेयरिंग नहीं होती है और इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से होने से ये क्या हो जाता है, ये अनुचुंबकीय हो जाता है, अनुचुंबकीय। ठीक है, ये कैसा हो जाता है, ये आपका अनुचुंबकीय हो जाता है ना, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ये आपका अनुचुंबकीय अष्टफलकीय संरचना, इसके 2d 1s और 3p है ना, जो ऑर्बिटल होते हैं वो बंध बनाने में भाग लेते हैं। वही ये 3 ऑर्बिटल है वो इसी तरीके से अनपेयर रूप में बने रहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक अन्य उदाहरण अपन कल देखेंगे। ठीक है, इसमें अभी अपन ने दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का उदाहरण लिया है या दुर्बल लिगेंड का उदाहरण लिया। अभी अपन इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक अन्य उदाहरण लेंगे जिसमें क्या होगा, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, यानी कि प्रबल लिगेंड होगा और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवा देता है। ठीक है, और निम्न चक्रण और उच्च चक्रण संकुल से मतलब होता है कि जिसका चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाता है। ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण कम हो जाएगा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका मान, जिसका मान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उच्च चक्रण संकुल बोलते हैं। इस तरीके से अपन ने आज एक उदाहरण देखा। इसके जो अन्य उदाहरण और भी हैं है ना, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो अपन ना और उदाहरण भी अपन इसके देखेंगे है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अपन और उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ ही गया होगा है ना। यदि नहीं आया समझ में तो अपन और भी एग्जाम्पल इसके देखेंगे है ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उसी के साथ आज की क्लास अपन है ना समाप्त करते हैं और अगले क्लास में अपन अन्य उदाहरणों के साथ है ना फिर से उपस्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।